हाय अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अख्तर रहमान और आप देख रहे हैं ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। 9 मार्च को आपका हिंदी लोकवाणी का 10th क्लास का पेपर होना है। इसके पहले हमने मराठी अंतर भारतीय को लेकर एक वीडियो बनाए थे और काफ़ी बहुत ज़्यादा आपका रिस्पांस मिला है। कुछ प्रतिक्रिया आपकी तरफ से मिली है, कुछ गुड कुछ बैड, इस तरीके से। तो तमाम चीज़ों का कैलकुलेशन कर आज इस वीडियो में हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेकर आए और यहाँ पर हम हिंदी के क्वेश्चन पेपर के बारे में आपको बताएंगे कि आपको यहाँ पर जो है पहला विभाग मतलब जो हमारा सबक वाला हिस्सा होता है वो कितने नंबर के लिए होता है। उसके बाद में नज़्म कितनी पूछी जाती है, आपको व्याकरण में किस तरीके से चीज़ें पूछी जाती है और उपयोजित लेखन जो हमारा लास्ट वाला हिस्सा होता है जो 12 मार्क्स का होता है, वहाँ पर आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हिंदी लोकवाणी के ताल्लुक से हम आपको तमाम चीज़ें बताएंगे। आपको पता है कि हिंदी लोकवाणी का पेपर जो है आपका 9 मार्च को 11 बजे होना है। उसके पहले आपने इस वीडियो को जरूर देख लेना और तमाम उन बच्चों तक इस वीडियो को शेयर कर देना, उन टीचरों तक इस वीडियो को शेयर कर देना है जो रिलेटेड है, मतलब जो बच्चे 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं और जिनका हिंदी लोकवाणी का सबक है। ठीक है, तो पिछले वीडियो से कुछ बेहतर चीज़ें लेकर आज हम फिर से एक बार आगे बढ़े हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन पेपर के बारे में हम आपको पूरा विश्लेषण जो है इस वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि तमाम लोगों को हम खुश कर पाएंगे ऐसा नहीं होता है। 98% लोग जो है आपसे मोहब्बत करते, तो 2 लोग आपसे जो है नफरत जरूर करते हैं किसी वजह से। उनका रीज़न जो है वो ही जानते हैं कि क्या रीज़न है और किस वजह से ये लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं बाकी तमाम चीज़ों को छोड़कर। सबसे पहले आपको सीट नंबर यहाँ पर दिख रहा है, तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि सबसे पहले आपको ये सीट नंबर जो है पेन से यहाँ पर डाल देना होता है जिस तरीके से, क्योंकि आप जो है अगर मेहनत करके जा रहे हैं तो आपने किसी तरीके से कॉपी केस या किसी गैर प्रकार में शामिल नहीं होना है। इस वजह से आपको जो पेन से अपना सीट नंबर डाल देना होता है और अपना क्वेश्चन पेपर किसी दूसरे बच्चे को कभी नहीं देना होता है। सबसे खास बात जो है एग्जाम की होती है। उसके बाद 2 घंटे का पेपर होता है, 8 पेजेस होते हैं, 40 मार्क्स होते हैं, तो ये आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती है। उसके बाद कुछ सूचनाएं आपको दी गई, आप इसको पढ़ना चाहे तो आपके क्वेश्चन पेपर जो 9 तारीख को आपको मिलने वाला है, आप वो सूचनाओं को आराम से जाकर यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि सूचनाओं को किस तरीके से आपने पढ़ लेना है और सूचना जो है पढ़कर ही आपने पेपर शुरू करना है। हम क्वेश्चन पेपर की तरफ आते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला विभाग जो है हमारा गद्य विभाग है 12 मार्क्स के लिए। अब गद्य विभाग में आपको 2 परिच्छेद पूछे जाते हैं, 2 पैसेज पूछे जाते हैं, दोनों सबक वाले हिस्से से होते हैं। यहाँ पर हम आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर लेकर आए उसमें हम सबसे पहले ये चीज़ें देख लेना है कि कविता कौन सी आती है, कितनी आती है और सबक कितने आते हैं और कौन से आते हैं। ये तमाम चीज़ें मालूम होना जरूरी है कि क्वेश्चन पेपर जो 40 मार्क्स का बनता है वो किस तरीके से बनता है, वहां पर सवाल कितने कहाँ से जो है कितने कितने नंबर के लिए सवाल लिए जाते हैं। ये चीज़ें जान लेना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम होती है। तो इन्हीं चीज़ों पर सबसे ज़्यादा जोर देना है। पहला विभाग जो होता है हमारा प्रश्नों पहला ओ और प्रश्न पहला आ 6-6 मार्क्स के लिए दोनों होते हैं, मतलब प्रश्न पहला ओ प्रश्न पहला आ 6-6 मार्क्स। इस तरीके से 12 मार्क्स में आपका सबक वाला हिस्सा जो है वो खत्म हो जाता है। मतलब जितने भी सबक है आपकी हिंदी लोकवाणी की किताब में वो तमाम सबक जो है खत्म हो जाते हैं, क्योंकि किसी 2 सबक से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तमाम सबक जो है आपको पूछे नहीं जाते। आपके सामने यहां पर खोया हुआ आदमी का पैसेज आपको नजर आ रहा है। निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो देखिए खोए हुए आदमी का क्वेश्चन पेपर मतलब परिच्छेद जो आपको नजर आ रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी बताएंगे, मतलब आंसर में जबानी बोलूंगा या वहां पर लिखने का प्रयास करूंगा। तो इस तरीके से, क्योंकि पिछले वीडियो में आपने बताया था कि सर आंसर बताओ आंसर बताओ, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट देख लेना कि प्रश्न किस तरीके से आते। अगर मैं आपको यहाँ पर आंसर भी बताऊंगा तो क्वेश्चन तो चेंज होंगे ना, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि आंसर निकालते किस तरीके से। आंसर आप परिच्छेद में से, आप उतारे में से, पैसेज में से किस तरीके से ढूंढ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। इस तरीके से खोया हुआ आदमी, इसका जो है यहां पर परिच्छेद आपको दिया गया है और परिच्छेद के आधार पर आपको पहला सवाल यहां पर आप देखेंगे, क्योंकि 6 मार्क्स के लिए पैसेज आपको पूछा गया है। खोए हुए आदमी के गुण, कौन से गुण थे खोए हुए आदमी के, आपको पता है, आपने पाठ किए, आपने याद किए नहीं किए, क्योंकि रेक्टिफिकेशन बिल्कुल बने, आपको उतारे में से ये जवाब निकालने होते। तो खोए हुए आदमी के 2 गुण, एक यहां पर और एक यहां पर, इस तरीके से 2 गुण आपको लिखने हैं। दोनों गुण के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो ये जवाब कहां से मिलेंगे आपको? जवाब आपको उतारे में से मिलेंगे, परिच्छेद में से मिलेंगे। तो हम परिच्छेद की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, आपको मैं जवाब निकालकर बताता हूं कि खोए हुए आदमी के गुण कौन से। देखिए खोए हुए आदमी के गुणों की हम बात करते हैं। तो खोए हुए आदमी के जो गुण है वो सबसे पहले थे कि वो पशु पक्षियों से बात करता प्रतीत होता, लगता था वो जैसे वो पशु पक्षियों की भाषा जानता हो। तो ये उसका पहला गुण था। मानो ऐसा महसूस होता था कि वो परिंदों से बात कर रहा है और परिंदों की भाषाओं को वो जानता है। ये खोए हुए आदमी की सबसे पहली विशेषता थी, मतलब उसके गुण थे। उसके बाद उसका जो दूसरा गुण है वो इस तरीके से कि वो आंधी तूफान चक्रवात आने वाले पड़ने वाली टिड्डियों के हमले के बारे में गांव वालों को पहले से ही आगाह कर देता था। वो टिड्डियों के हमलों को लेकर बात आप कर रहे हैं, आंधी तूफान या चक्रवात को लेकर आप बात कर रहे हैं, तो वो लोगों को पहले ही आगाह कर देता था। ये उसकी 2 खास बातें थी। इस तरीके से उतारे में से आपको जवाब निकालने होते हैं किसी भी आंसर के। आप मराठी का पेपर दे रहे हो, आप हिंदी का पेपर दे रहे हो, चाहे आप इंग्लिश या उर्दू का पेपर दे रहे हो, लेकिन
अभी आज की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से आपको तमाम जवाब जो है वो उतारे में से ही मिल जाते हैं, तो आपको पाठ या याद करने की जरूरत नहीं होती है, रट्टा मारने की आपको जरूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ आपने एक बार ध्यान से पढ़ लिया तो आपको जवाब जो है वो आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जवाब आपको यहां पर मिल गए कि खोए हुए आदमी के जो गुण थे वो किस तरीके से। तो उसके बाद अब यहां पर देखिए आप दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि गद्यांश में आए शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। अब शब्द युग्म क्या होते हैं? ये बोलने सुनने में एक जैसे होते हैं लेकिन इनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, इसको हम शब्द युग्म कहते हैं। अब यहां पर आपको दो लिखने हैं शब्द युग्म, लेकिन कहां से लिखने? गद्यांश में से ढूंढकर। ये बता रहे कि आपको ढूंढकर लिखने, पैसेज में जाना है, पैसेज में आपको शब्द युग्म ढूंढने हैं और उसके बाद आपको यहां पर लिखने। तो देखिए हम फिर से पैसेज में से इसको ढूंढ लेते हैं कि शब्द युग्म पैसेज में कौन से दिए गए। थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है क्योंकि आज हम आपको साथ ही साथ क्वेश्चन के आंसर भी बता रहे। अब यहां पर देखिए सूखी प्यासी, ये हो जाता है शब्द युग्म। सूखी प्यासी, बड़े बच्चे बड़े, ये हो जाता है शब्द युग्म। तो इस तरीके से आपको ये भी पैसेज में से ही ढूंढकर देख लेना है, ठीक है, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में 9 तारीख को देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद अगला जो सवाल है वो है 1 मार्च के लिए, और सवाल कुछ इस तरीके से कि निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए हुए पर्यायवाची शब्दों लिखिए। तो देखिए यहां पर दो शब्द आपको दिए गए, वर्षा और देहात। ये वर्षा और देहात जो शब्द यहां पर आपको दिए गए, तो इसके जो पर्यायवाची शब्द परिच्छेद में आए हैं, उतारे में आए हैं, वही आपको लिखना है। भले आपके पास वर्षा के लिए 10 समानार्थी शब्द हो, 10 पर्यायवाची शब्द हो, लेकिन वो शब्दों का इस्तेमाल आपको यहां पर नहीं कर रहे हैं। आपको सिर्फ परिच्छेद में जो शब्द इसके पर्यायवाची शब्द है उन्हीं का इस्तेमाल करना है। ये बात याद रखनी, अपने मन से कुछ भी लिख देना ये यहां पर नहीं चलता है। तो आपको परिच्छेद का बार बार इस्तेमाल करना होता है। यहां पर वर्षा और देहात, ये दो शब्द के परिच्छेद में से शब्द आपको ढूंढकर लिखने, पर्यायवाची शब्द। तो हम इसके भी जवाब आपको यहां पर बता देते हैं। देखिए फिर से हम एक बार परिच्छेद की तरफ चलते हैं, और पहला पूछा गया है कि हमको वर्षा, वर्षा को हम कहते हैं बारिश, डेफिनेटली इसको बारिश कहते हैं। उसके बाद देहात को हम कहते हैं गांव। तो ये परिच्छेद में पर्यायवाची शब्द इसके मिल गए। उसके बाद जो आखिरी सवाल होता है 2 मार्च के लिए, प्रश्न पहला ओ के अंदर, वो है सोमत, जिसको हम कहते हैं कि वाणी की मधुरता विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। आपको यहाँ पर वाणी की मधुरता को लेकर अपने विचारों को 25 से 30 शब्दों में लिखना है। मराठी में भले ही आपको दिक्कत हो जाती है, लेकिन हिंदी में आपको अपने विचार लिखने में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी है। 25 से 30 शब्द मतलब 5 से 6 लाइन लिखनी है। क्वेश्चन पेपर आंसर शीट के हिसाब से आपने ये समझ के चलना है। तो इस तरीके से आपको वाणी की मधुरता किस तरीके से होती है उस पर अपना विचार आप लिख सकते हैं। मतलब जो भी सोमत आएगा आप उस पर अपना विचार लिख सकते हैं। 6 नंबर का पेपर हमारा यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न पहला आ की तरफ आते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं प्रश्न पहला आ की तरफ, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, ये लिया है प्राकृतिक संवाद से, पहला लिया था हमने खोया हुआ आदमी। ये जो पैसेज लिया है ये प्राकृतिक संवाद से लिया गया है, ठीक है। बड़ा अच्छा सबक था, लेखक जो है अलग अलग चीज़ों की बातें यहाँ पर करते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हम यहाँ पर क्वेश्चन आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे गए कि कृति पूर्ण कीजिए। इससे पहले जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें बहुत बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होती है, ये चीज़ों को आप ध्यान रखिए और हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर पूछा गया कि हर श्रृंगार में होने वाले बदलाव वसंत ऋतु में किस तरीके से होते हैं हर श्रृंगार में बदलाव, और वर्षा ऋतु में किस तरीके से होते हैं हर श्रृंगार में बदलाव। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वसंत ऋतु में किस तरीके से बदलाव होते हैं। जवाब कहां से मिलेंगे? आपको परिच्छेद में से जवाब मिलेंगे, वो वसंत ऋतु में हो या वर्षा ऋतु में। तो सबसे पहले हम वसंत ऋतु की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो वसंत ऋतु में होने वाले बदलाव हम यहाँ पर परिच्छेद में देखते हैं। ओके, ठीक है, ये परिच्छेद में हम आ गए। तो वसंत ऋतु में कौन से बदलाव होते हैं? देखिए वसंत ऋतु में जो बदलाव होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि नई टहनियां तथा नए पत्तों के सौंदर्य से लद जाता है। देखिए हर श्रृंगार जो है वसंत ऋतु में नई टहनियां तथा नए पत्तों के सौंदर्य से लद जाता है, ये हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जो है अब वसंत ऋतु में और वर्षा ऋतु में देखिए हल्की हल्की हंसी उसमें फूटने लगते हैं। ये दूसरे लाइन में आपको लिखना है, हल्की हल्की हंसी उसमें फूटने लगती है। तो इस तरीके से जवाब आपको परिच्छेद में से निकालने के, वर्षा ऋतु हो या वसंत ऋतु हो, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर व्याकरण का एक सवाल डाला गया है। हो सकता है कई बार बीच बीच में व्याकरण आता है, जैसा कि यहाँ पर व्याकरण का सवाल आपको डाला गया है कि वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखे। अब वचन परिवर्तन कर लेना, एक वचन है तो अनेक वचन कर लेना, अनेक वचन है तो एक वचन कर लेना है। यहाँ पर पूछा गया है कि ऊर्जा जागने लगती है, ऊर्जा जागने लगती है, तो ऊर्जाए आपको यहाँ पर लिखना है, ऊर्जा ए। ये ठीक ठीक तरीके से आपको समझ में आ रहा नहीं है, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऊर्जाए जागने लगती है, मतलब ऊर्जा के बाद आपको सिर्फ ए लगा देना है और पूरा का पूरा जुमला वैसे लिखना है, ऊर्जाए, ऊर्जा ऊर्जाए। एक वचन से अनेक वचन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसमें डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए।
उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए विलोम शब्द ढूंढ कर लिखिए। अपोजिट वर्ड को आपको ढूंढना है गद्यांश में से, कहीं से दूसरी जगह से आपको ये नहीं लिखना है, आपको ये पैसेज में से, परिच्छेद में से, उतारे में से ही लिखना है। जो भी विलोम शब्द मतलब विरुद्धार्थी शब्द मतलब अपोजिट वर्ड। तो ये पुरानी और दिन, अब पुरानी और दिन, इसके लिए जो विलोम शब्द पैसेज में दिए गए वही हम ढूंढेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए हम पैसेज की तरफ फिर से आते हैं। अब पुरानी के लिए हम लिखेंगे नए या नई, ठीक है, नई या नए भी चल जाएगा। और दूसरा क्या है, दूसरा यहां पर पूछा गया है कि दिन। अब दिन के लिए क्या होता है आपको पता है, दिन के लिए तो रात ही होता है, लेकिन रात परिच्छेद में है, जी हाँ है, तो रात यहां से आपको लिख देना है। इस तरीके से आप परिच्छेद का इस्तेमाल करके क्वेश्चन के आंसर हल कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद फिर से आपको सोमत पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर पैसेज के बाद, हर परिच्छेद के बाद आपको 2 नंबर का सोमत पूछा जाता है, या तो फिर आपको 2 नंबर के लिए सरल अर्थ पूछा जाता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। अब देखिए प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य, असल में हमारा कर्तव्य। अगर आप पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो प्रकृति की रक्षा होंगी। आपने दरख्त लगाना है, दरख्तों को बड़ा करना है, प्रकृति को पूरी तरीके से सौंदर्य से निर्मित कर देना है। इस तरीके से आपको सोमत में लिखना है और आसान से टॉपिक है। आप हिंदी में आराम से 25 से 30 शब्दों में इसको लिख सकते हैं। 2 मार्क्स के लिए ये पूछा जाता है। यहाँ पर हमारा 12 मार्क्स का पेपर खत्म हो जाता है, मतलब हमारा जो सबक वाला हिस्सा है वो खत्म हो जाता है। अब इसके बाद आपको सबक वाला हिस्से में से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं अपने विभाग नंबर 2 की तरफ, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि आज आपको क्वेश्चन के आंसर भी साथ ही साथ बताए जा रहे हैं। पद्य 8 अंक, विभाग दूसरा जो आता है वो पद्य आता है और 8 अंक आते हैं, मतलब 2 कविताएं आपको 4 + 4 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। टोटल 8 मार्क्स इनके होते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है जिन ढूंढा। यहाँ पर आपको सवाल कहाँ से पूछे गए हैं, जीनो ढूंढा से आपको सवाल पूछे गए। ये 6 लाइन कुछ दी गई है। जीनो ढूंढा, अति सोहत शाम, जो बड़े फेवरेट है बोर्ड वालों की, जो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन जो है डाले जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए सवाल पूछा गया है कि लिखिए फूल बोने का परिणाम। फूल बोने का परिणाम क्या होता है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि फूल अगर आप बोएंगे तो आपको फूल मिलेंगे। कविता में बताया जा रहा है, अगर आपने कविता ध्यान से पढ़ी है, आपने मेरी वीडियो भी मैंने इसको लेकर डाला था, अगर आपने ध्यान से देखे तो आपको पता है कि फूल बोने का परिणाम क्या है। अगर आप फूल बोएंगे तो आपको फूल मिलेंगे। क्या आपको क्या मिलने वाले, आपको फूल मिलने वाले। लेकिन अगर आप कांटे बोने का परिणाम, अगर आप कांटे बोएंगे तो आपको क्या मिलेंगे, त्रिशूल मिलेंगे। त्रिशूल मिलेंगे मतलब आपको कांटे मिलेंगे। अगर आप कांटे बोएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, त्रिशूल, यानी कांटे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अब आगे पूछा जा रहा है किनारे पर यह बैठा रहता है। किनारे पर कौन बैठा रहता है, जो डूबने से डरता है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जो डूबने से डरता है वो किनारे पर बैठा रहता है। कविता अगर आपने समझी है तो आपको तमाम क्वेश्चन के आंसर जो है वो आसानी से मिल जाएंगे। वन में कस्तूरी यह ढूंढता है। वन में कस्तूरी क्या ढूंढता है, तो वो ढूंढता है मृग ढूंढता है। वन में कस्तूरी क्या ढूंढता है, तो मृग ढूंढता है। ये तमाम चीज़ें जो है आपको कहाँ से देखने के लिए मिलेंगी, आपको उतारे में से देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। पहली 2 पंक्तियों के सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखे। अब जो पहली 2 लाइनें हैं उसका सरल अर्थ आपको 25 से 30 अल्फाजों में लिखना है। अब देखिए सोमत में और सरल अर्थ में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि आप जब किसी के बारे में अपने विचार लिखते हैं वो हम सोमत कहते हैं, तो आप अपने विचारों को जो है आज़ादी से लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र होते हैं अपने विचार लिखने के लिए। लेकिन सरल अर्थ में ऐसा नहीं होता है। सरल अर्थ में आपको भावार्थ लिखना होता है, उसी का मतलब लिखना होता है। जो 2 लाइनें आपको यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर 2 लाइन कौन सी दी गई है आपको, देखिए कस्तूरी, ये 2 लाइन आपको दी गई। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीऊँ दुनिया जाने नहीं। तो इसके सरल अर्थ आपको लिखना है। इसका सरल अर्थ मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ कि ये होता है कि कस्तूरी जो है, हिरन जो है वो अपनी नाभि में ही उसकी कस्तूरी होती है, और जिस तरीके से वो जंगल उसको ढूंढती है, उसी तरीके से भगवान की बात यहाँ पर बताई गई कि भगवान जो है हमारे हृदय में, हमारे दिल में बसा होता है, हमारे आसपास बसा होता है, और हम भगवान को इस तरीके से इधर उधर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब यही होता है। 25 से 30 शब्दों में आपको लिख देना है। तो इस तरीके से ये 4 मार्क्स आपके यहाँ पर फिर से हो गए। उसके बाद दूसरा उतारा आपको यहाँ पर पूछा गया है। देखिए आप निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 2 गजलों में से लिया गया है, ठीक है। यहाँ हर शख्स हादसा होने से डरता है, खिलौना है जैसे मिट्टी का फना होने से डरता है। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये 2 गजलों में से लिया गया है। 4 मार्क्स के लिए यहाँ पर भी पूछा जाएगा। सवाल किस तरीके से पूछे गए हम आपको यहाँ पर देखेंगे। देखिए एक एक्टिविटी यहाँ पर आपको करने की आकृति आपको यहाँ पर दी गई है। अब डरता कौन कौन है, मासूम बच्चा किस चीज़ से डरता है, खिलौना किस चीज़ से डरता है, शख्स किस चीज से डरता है, और रिहाई मांगने वाला किस चीज से डरता है। चारों के जवाब आपको परिच्छेद में से मिल जाएंगे। चारों के जवाब जो है ऊपर से आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि खिलौना किस चीज से डरता है। तो खिलौना जो है वो फना होने से डरता है।
खिलौना किस चीज़ से डरता है? तो फना होने से डरता है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ लेना यहाँ पर। बच्चा किस चीज़ से डरता है? तो बच्चा जो है वो बड़ा होने से डरता है। जवाब बता देता हूँ मैं आपको, देखिए जवाब बता देता हूँ। डरता है तो सबसे पहले खिलौना मिट्टी का फना होने से डरता है। खिलौना किस चीज़ से डरता है? तो फना होने का डरता है। मासूम बच्चा जो किस चीज़ से डरता है? बड़ा होने से डरता है। मासूम बच्चा किस चीज़ से डरता है? बड़ा होने से डरता है। उसके बाद देखेंगे आप, जिसको रिहाई चाहिए वो किस चीज़ से डरता है? रिहा होने से डरता है। जिसको रिहाई चाहिए वो रिहा होने से डरता है। और एक और सवाल यहाँ पर पूछा गया, क्या है? शख्स। शख्स किस चीज़ से डरता है? तो शख्स डरता है हादसा होने से डरता है। तो इस तरीके से आप इसके 2 नंबर के लिए ये एक्टिविटी आपको पूछी गई थी, ठीक है। उसके बाद एक और सवाल जो है यहाँ पर आपको पूछा गया, सरल अर्थ आपको लिखना है। अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ आपको 25 से 30 शब्दों में लिखना है। तो कविता की जो 4 लाइनें हैं उसका सरल अर्थ किस तरीके से आप लिख सकते हैं? 25 से 30 शब्दों में आपको उसका सरल अर्थ लिखना है, ठीक है। 15 मिनट की ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है अभी, और हमारे 2 विभाग बाकी है, जल्दी से ये खत्म हो जाएंगे। विभाग नंबर 3 की तरफ हम आ गए। 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, काफ़ी अहम होता है, इसको आप काफ़ी ध्यान से देखेंगे क्योंकि व्याकरण विभाग होता है। यहाँ पर व्याकरण पूछा जाता है, इसके पूरे के पूरे नंबर आप हासिल कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा भी दिमाग का इस्तेमाल यहाँ पर कर लिया तो। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अब देखिए सूचना के अनुसार कृतियाँ किस तरीके से आप कर सकते हैं? मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द छाट कर लिखिए। आपको मानक वर्तनी के हिसाब से सही शब्दों को, सही अल्फाजों को छाट कर लिखना है। 4 शब्द दिए, अब चारों तो सही नहीं होंगे, मानक वर्तनी के हिसाब से लिखना है, मतलब आपको सही शब्द का चयन करना है। चारों सही नहीं होंगे तो यहां पर विश्वास जो है वो सही हो जाता है। आपको सही शब्दों को उठाकर आपके आंसर शीट में लिख देना है, क्वेश्चन नंबर डालकर, ठीक है। उसके बाद चिन्ह जो 3 नंबर पर दिया गया है वो सही होता है। मराठी में जब आप चिन्ह लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन जब हिंदी में आप लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हो जाती है मानक वर्तनी, मतलब गलत शब्द दिए जाते हैं, मतलब गलत नहीं, 4 शब्द दिए जाते हैं, 4 में से कोई एक ही सही होता है, बाकी 3 गलत होते हैं। ये बात क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलेगा तब याद रखना है कि 4 शब्द दिए जाते हैं, एक सही होता है, 3 गलत होता है, लेकिन मानक वर्तनी का जो लिखने का नियम होता है उस तरीके से आपको शब्दों को लिख लेना होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहां पर देखिए 2 शब्द आपको दिए गए, के लिए और शाबाश। अब इसका क्या है? आपको वाक्य में प्रयोग करना है। अव्यय का जो है वाक्य में प्रयोग करना है, मतलब आपको के लिए इसको यूज करते हुए एक शब्द, एक वाक्य बनाना है। अब वाक्य आप किस तरीके से बनाएंगे? आप वाक्य इस तरीके से बनाएंगे, क्या? अपने देश के लिए, अपने देश के लिए काम करना है, एक वाक्य बन जाता है। अपने देश के लिए, आपको के लिए का इस्तेमाल करना है जुमले में, सिर्फ ये वाक्य बन जाता है। इसको कहते हैं अव्यय का वाक्य में इस्तेमाल। उसके लिए शाबाश, बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हो, शाबाश लिख देंगे आप, शाबाश, शाबाश, बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हो। जुमला बन जाता है ना, तो कोई एक ही जुमला लिखना है, इस तरीके से आपको अव्यय का जो है जुमलों में इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यहां पर प्रश्न तीसरा इस तरीके से पूछा जाता है कि संधि को विच्छेद करना है या संधि का शब्द बनाना है आपको, ठीक है। तो यहां पर आपको पूछा गया सतजन, सत्य प्लस जन, ये हो जाता है सज्जन। इसका मतलब क्या हो जाता है? सज्जन, ओके। यहां पर आपको सज्जन लिख देना है। सज्जन कौन सी संधि है? तो यह है व्यंजन, व्यंजन संधि, ओके, यह है व्यंजन संधि, ठीक है। उसके बाद ये हो जाता है हमारा महात्मा। अब महात्मा का अर्थ क्या होता है? महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा। तो महात्मा यहां पर आपको लिखना है महा प्लस आत्मा। महात्मा कौन सी संधि का भेद है? तो देखिए ये स्वर संधि है। ये कौन सी संधि है? तो यह है स्वर संधि, ओके, यह है स्वर संधि। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं संधि को, ओके। उसके बाद नेक्स्ट, अब देखिए अधोरेखित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। याद में जाग उठना, नाक भो सिकोड़ना, बचपन में गीत सुनकर मेरी याद ताज़ा हो गई। तो याद ताज़ा होगी को कट कर देना, बचपन के गीतों ने मेरी याद को ताज़ा कर दिया, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। या फिर अथवा 2 चीज़ें यहाँ पर दी जाती है। या फिर इस तरीके से आपको लिखना है कि मन मारना। मन मारना मतलब आपकी इच्छा को मारना, इच्छा, इच्छा मारना। मन मारना मतलब इच्छा मारना। लेखक मन मारकर, हम जिसको कहेंगे प्रयास का सफर कर रहे थे, लेखक मन मारकर सफर कर रहे थे। मन मारना मतलब इच्छा को मारना। तो जुमला इस तरीके से बनेगा, लेखक मन मारकर सफर कर रहे थे, ठीक है, मतलब अपनी इच्छा को मारकर सफर कर रहे थे। आगे पूछा जा रहा है कि काल भेद पहचानना तथा काल परिवर्तन करना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अहम है, इसको ध्यान से सुनेंगे आप, ठीक है। कि काल का भेद पहचानना है। सबसे पहले तो काल का भेद पहचानना है। आप जुमला इस तरीके से कि
कल क्या खाया था। आपको पता है कि कल क्या खाया था, मतलब ये भूतकाल की बात होती है, लेकिन भूतकाल में भी जो काल के भेद होते हैं वो आपको यहाँ पर पहचानना। तो ये हो जाता है पूर्ण भूतकाल, क्योंकि यहाँ पर जुमला जो है वो पूरा हो चुका है। पूर्ण भूतकाल ये हो जाता है हमारा पहला पूर्ण भूतकाल, क्योंकि आपको यहाँ पर पहला था कि काल का भेद पहचानना है। अब इसके बाद पूछा जाएगा काल को परिवर्तन करना है। ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। देखिए ठीक है, काल का भेद तो आपने पहचान लिया कि पूर्ण भूतकाल है, लेकिन पानी अब निर्मल नहीं रहा। यहाँ पर क्या बता रहा है कि इसको सामान्य भविष्य काल में, जुमले को आपको मोड़ देना है। आपको पानी निर्मल नहीं रहा, इसको क्या करना है, सामान्य भविष्य काल की तरफ लेकर जाना है। तो देखिए पानी अब निर्मल नहीं रहेगा, ये हो जाता है हमारा सामान्य भूतकाल। पानी अब निर्मल नहीं रहेगा, वह तुम्हें हमेशा बुरा भला कहती है। इसको पूर्ण वर्तमान काल हमको कर देना है। वह तुम्हें हमेशा बुरा भला कहती है, तो उसने तुम्हें हमेशा बुरा भला कहा है। उसने तुम्हें हमेशा बुरा भला कहा है, क्योंकि पूर्ण वर्तमान काल हो जाता है। अब बोल रहे ना उसने तुम्हें हमेशा बुरा भला कहा है, तो ये हो जाता है पूर्ण वर्तमान काल। तो इस तरीके से आप काल परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद एक और अहम टॉपिक जो है यहाँ पर आखिरी प्रश्न पूछा जा रहा है व्याकरण वाले हिस्से का, वाक्य के भेद तथा वाक्य परिवर्तन। अब एक बार आपको वाक्य का भेद पहचानना है, दूसरे में आपको वाक्य परिवर्तन करना है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आपने काल का भेद पहचाना था और काल को परिवर्तन किया था। यहाँ पर पूछा जा रहा है, देखिए आप निम्नलिखित वाक्य की रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। ये जो जुमला है इसका भेद आपको पहचानना है। वाक्य के भेद कौन से होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, केवल वाक्य, है ना, इस तरीके से जो भी है, ये संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है चंपा के पौधे लगा लिए गए। सिंपल सी चीज़ है कि ये सिंपल सेंटेंस है, मतलब यहाँ पर जो है आपको ये जुमला जो है वो सरल वाक्य आपको यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि ये जो वाक्य है वो सरल वाक्य है। ठीक है, चंपा के पौधे लगा लिए गए। उसके बाद पूछा जा रहा है निम्नलिखित वाक्य के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप, इस बात के लिए गांव वाले ही जिम्मेदार है। प्रश्नार्थक वाक्य इसको आप किस तरीके से कहेंगे, आपको बताया जा रहा है कि एक इस तरीके से सूचना दी जाती है कि इस जुमले को आपके प्रश्नार्थक वाक्य करना है। तो इस बात के लिए क्या गांव वाले ही जिम्मेदार है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना। तो ये हो जाता है प्रश्नार्थक वाक्य करना। ये व्याकरण वाली चीजें जो है काफी अहम होती है। यहाँ पर आपको 8 के 8 नंबर पूरे मिलते हैं। हमारा क्वेश्चन पेपर 12 + 8 20 + 8 28 मार्क्स का हो चुका है। अब आखिरी 12 मार्क्स का पेपर हमारा रह चुका है, जो कि सबसे बड़ा विभाग होता है, जिसको हम रचना विभाग भी कहते हैं। देखिए रचना विभाग उपयोजित लेखन 12 अंक, ठीक है, 12 मार्क्स के लिए होता है। तो पत्र लेखन इसमें कंपलसरी होता है। आपको पत्र लेखन लिखना है, और पत्र लेखन किस तरीके से लिखना है वो आपको पता है। यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं है, मुनासिब नहीं है। पत्र लेखन की आपकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है। हम आगे बढ़ते, आपका जो है 42 मार्क्स का पेपर ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अब यहां पर देखिए कहानी प्रश्न विभाग नंबर 4 में आपको एक तो कहानी लिखनी है। यहाँ पर अथवा आप देखेंगे, अथवा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर गद्य आकलन आपको पूछा जाता है कि गद्य आकलन के आधार पर आपको 4 क्वेश्चन तैयार कर लेने। वो 4 क्वेश्चन तैयार कर लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है, बहुत ज़्यादा आसान होता है कहानी लिखने से। कहानी भी लिखो लेकिन 4 क्वेश्चन भी बनाओ, तो आपको 4 क्वेश्चन के अगर 4 मार्क्स मिलते हैं तो कहानी में 3 भी मिलते हैं, तो आपके वो 4 नंबर काउंट किए जाएंगे। तो देखिए आगे देखिए आप कि गद्य, यहाँ पर मैं आपको ये बताता हूँ, कहानी आप लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, लेकिन यहाँ पर गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति। अब देखिए इस पैसेज को पढ़कर आपको 4 प्रश्न तैयार करने। देखिए सूचना को अच्छे से पढ़ लेना कि सूचना किस तरीके से दी जा रही है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में ही हो। आपको इस उतारे को, इस परिच्छेद को पढ़ लेना है और ऐसे 4 सवाल तैयार करने के जिसके जवाब उतारे में से मिले। नहीं तो अपने मन के सवाल नहीं डालने, जिसके जवाब उतारे में से मिले। जैसा तविषा अपराध बोध से भरी हुई थी। अब सवाल कैसा बनता है कि अपराध बोध से कौन भरी हुई थी। एक वाक्य में सवाल बन गया, एक वाक्य में इसका जवाब भी आ गया कि तविषा अपराध बोध से भरी हुई थी। मांडवी दी से उसने अपना संशय बांटा। चावल की टंकी में घून हो रहे थे। अब पूछा जाएगा कि चावल की टंकी में क्या हो रहे थे, क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो चावल की टंकी में क्या हो रहे थे, तो क्या हो रहे थे, घून हो रहे थे। उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियां की शीशी खोली थी, चावलों में डालने के लिए। तो डाबर के पारों की शीशी की गोलियां किस लिए खोली थी, कहीं तो डालना है ना उसको, तो चावल में डालना था इसलिए। तो इस तरीके से आप 4 सवाल बना सकते हैं। 1 2 3 4 चारों सवाल आप लिखो, चारों के 4 नंबर आपको मिलेंगे। कहानी में आपको 3 साढ़े 3 मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 4 के 4 नंबर पूरे मिलेंगे। इस तरीके से हमारा 46 मार्क्स का ये पेपर हो चुका है। और लास्ट वाला जो हमारा सेक्शन है वो है निबंध का। निबंध आप सब लोगों को पता है, मैं पेड़ बोल रहा हूँ, अनुशासन का महत्व। तो इस तरीके से 2 निबंध आपको यहाँ पर 4 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। कोई एक आपको लिखना है, दोनों लिखते तो जो बेहतर लिखा गया है उसके नंबर जो है आपको एग्जामिनर देगा, उसके नंबर ही आपको परीक्षा में मिलेंगे। तो इस तरीके से आपका हिंदी का 50
और मराठी का 50। इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। 100 में से आपको 35 नंबर पासिंग के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन अगर आज आप 70 नंबर भी ले रहे हो तो वो आपके लिए कम है, क्योंकि आज नंबरों की अहमियत नहीं है। अगर आप 80, 85, 90 नंबर लेते हो तभी आपकी अहमियत मानी जाएंगी। आप 35, 40 नंबर से पास होंगे तो उसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो इस तरीके से हिंदी की क्वेश्चन पेपर होती है। मराठी की क्वेश्चन पेपर से थोड़ी डिफरेंट हिंदी की क्वेश्चन पेपर मुझे एज ए टीचर लगती है, क्योंकि मराठी मुझे ज़्यादा बेहतर आसान लगता है प्रश्न पत्रिका के प्रारूप को लेकर, लेकिन हिंदी थोड़ा सा जो है मुश्किल होता है। तो आपने देखा यहाँ पर कि विभाग पहला, विभाग दूसरा, विभाग तीसरा और विभाग चौथा, इस तरीके से 4 विभागों में हमारा हिंदी का क्वेश्चन पेपर बना होता है। आपका जो पेपर है 9 मार्च को सुबह 11 बजे हिंदी का पेपर है, 10 साढ़े 10 बजे आपको सेंटर में जाना होता है। आपको इस पेपर के लिए ऑलरेडी बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद है कि आपको एक एक वीडियो में बताई गई चीज़ें जो है वो बेहतर तरीके से समझ में आ गई है। और अगर आपको फिर भी इससे जुड़े हुए कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, तो आप कमेंट्स कर पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ। खुदा हाफिज़।